विवेक देशपांडे सर, सेंगोल की बात हो रही है। सेंगोल को नए संसद भवन में मोदी जी ने बाकायदा एक राज तिलक की तरीके से उसको वहां पर स्थापित कर दिया है। तमिलनाडु में उसका उदाहरण भी दे दिया गया और तमिलनाडु से अब उसी के सहारे वोट मांगने की बात हो गई, जैसा जिगर जोशी सर ने कहा। सर, क्या सेंगोल ही अब माध्यम बनेगा सत्ता में पहुंचाने तक का, या वही एक मुद्दा बच गया है? क्योंकि अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, हिंदुत्व के मुद्दे को खुद आरएसएस जो इनका माई बाप है उसने इनकार कर दिया कि भाई हिंदुत्व मुद्दा रहा नहीं। और सबसे बड़ा जो इनके पास हथियार था, नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसको भी आरएसएस ने सिरे से खारिज कर दिया है कि भाई अब इसमें दम रहा नहीं। ये जो चमक है, अब वो मेकअप वेकअप लगा के कुछ ठीक कर लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन चमक खत्म हो चुकी है। तो क्या सर इसको लेकर के अब 2024 का चुनाव कैसे होगा, क्या असर होगा इसका? देखिए, ऐसा है, 2024 का इलेक्शन जो है वो कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। इस तरह के आसार हमें आज नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी वो बीजेपी है, अमित शाह और मोदी जी का नेतृत्व है। हम आज बिल्कुल डंके के चोट पे ये नहीं कह सकते कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन हारने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैतरे रहते हैं। वो बहुत सारी बातें ऐसी अनप्रेडिक्टेबल है जो हम आज सोच नहीं सकते जो बीजेपी कर सकती है, जिसके चलते वो अपने लिए कुछ फ़ायदा लुटा ही सकते हैं ज़रूर। तो वो 2024 का इलेक्शन आने वाले 10 महीने में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होगी, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि असल में बीजेपी की हालत क्या है। लेकिन आज की स्थिति को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं हम 2024 के मई महीने में और अप्रैल महीने में, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा चुनाव ये रहेगा, ये बात स्पष्ट है। तो इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये इनका बयान जो आज जो इनका वेलोर में शायद भाषण हुआ, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमने वो जो कुछ भी सेंगोल उसको पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश किया है, तो आप उसके बदले में मोदी जी को थैंक्स देने के लिए ये बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे तो हंसी आ रही है जब मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, उनके तो मुझे हंसी भी आ रही है कि मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आप वहाँ से 25 एनडीए के लिए एमपीज भेजिए, 22 एमपीज भेजिए, जो कुछ भी उन्होंने कहा हो, ये इतना हास्यास्पद है। ये बहुत ही सौदेबाजी वाली एक बात है कि हमने सेंगोल वहां से उठा के पार्लियामेंट में उठा दिया, तो आप एमपीज भेजिए। तो ये क्या बात हुई? मतलब ये आप लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं कि बस आपने वो कुछ ड्रामा एनेक्ट कर लिया दिल्ली में नई पार्लियामेंट में सेंगोल बिठा के, तो तमिलनाडु के लोग जो है वो आपके एकदम मुरीद हो गए और आपको बहुत बड़ा 2024 के इलेक्शन में वो यश आपको मिलेगा तमिलनाडु से। इस तरह की बात अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे हंसी आती है। मतलब बहुत ही हास्यास्पद है ये, और ये बहुत ही एक स्वार्थ का परमोच्च बिंदु है कि आप किस तरह से लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा है कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये जो है, ये बात बीजेपी को 2024 में पूरी तरह से ध्यान में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, अब देखिए जो बैकग्राउंड है पिछले 9 साल में, जो एक इंडियन पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हो रहा है, उसके चलते साउथ इंडिया में एक सेपरेशन का जो एक सेंस आया है। सेपरेशन मतलब मैं पॉलिटिकल सेपरेशन, जियोग्राफिकल सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वाली जो बात साउथ इंडिया महसूस करता है, वो इसलिए कि वो तो पहले से भी है। मतलब भारतीय राजनीति में उत्तर भारतीयों का जो एक डोमिनेंस रहा है, उसके चलते साउथ इंडिया में हमेशा ही एक ग्रीवांस रहा है। और अगर इस ग्रीवांस को एक्सप्लॉइट करना चाहती है बीजेपी, ये बता के कि आपके जो मूकनार है और कामराज है उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और इसका बदला आपको लेना है, इस तरह की अगर कोई बात वहाँ पर वो लोगों के सामने रख रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर इस तरह की कोई बात अंदर से वो लोगों के बीच में डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलती कर रहे हैं। इसलिए कि तमिलनाडु एक डेवलप्ड स्टेट है, और जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसमें ये हो रहा है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो वहाँ से 64% जीएसटी वहाँ पर आज जमा हो रहा है, और जो सबसे
ज्यादा पैसे जिन्होंने अपने पास में इकट्ठा किए हैं पिछले 9 सालों में, वो लोग बहुत कम जीएसटी दे रहे हैं। वो कुल मिलाकर 10% भी नहीं होते हैं पॉपुलेशन के। वही बात स्टेट्स के बारे में भी है। स्टेट्स के बारे में ऐसा है कि तमिलनाडु जितना जीएसटी को कंट्रीब्यूट करता है वो शायद उत्तर प्रदेश उतना नहीं करता है। महाराष्ट्र जितना करता है शायद उतना उत्तर प्रदेश या बिहार इस तरह के जो राज्य है वो नहीं करते हैं। तो वही हालत कर्नाटक, केरला और बाकी जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं उनकी है। वो डेवलपमेंट में उनका जो शेयर है, देश के रेवेन्यू में उनका जो शेयर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो उनको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत कम है। और वो रिटर्न जो है सारे हिंदी हार्टलैंड में जाते हैं ज़्यादातर। और उसके बावजूद पॉलिटिक्स में जो एक अपर हैंड है वो भी उत्तर भारतीयों का ही है। इस तरह का एक अनइक्विलिब्रियम जो है पॉलिटिक्स में वो साउथ इंडिया में बना है विज़ावी नॉर्थ इंडिया। तो वो जो एक ग्रीवांस है, आप अगर उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको आपका प्रधानमंत्री एक तमिलनाडु से किसी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे, आप 22 एमपी यहाँ से भेजिए, आपका सेंगोल हमने वहाँ पर बिठा दिया है, इस तरह की अगर आप सौदेबाजी वहाँ करते हैं तो लोगों को वो बात भाएगी नहीं, लोगों को गुस्सा आएगा। अगर इस तरह की बात है तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र में इस तरह का एक ग्रीवांस महाराष्ट्र के लोगों में भी है कि शरद पवार को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, जबकि वो बहुत काबिल थे। इस तरह का इस तरह की एक बात महाराष्ट्र से भी उठती है। तो क्या आप अभी आप क्या कर रहे हैं बीजेपी में? आपने महाराष्ट्र के जो 2 कद्दावर नेता है नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ आपने क्या किया है? क्या आप महाराष्ट्र के साथ न्याय कर रहे हैं? अगर महाराष्ट्र का कभी क्लेम बनता था प्रधानमंत्री के पद पर शरद पवार जी के रूप में, तो आज आप क्या कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र के जो सबसे 2 बड़े नेता हैं उनके साथ आपने क्या किया है? तो ये जो उल्लू बनाने वाला काम है ये बीजेपी सालों से करते आ रही है। और वही आज फिर से वो उसी तरह की कुछ बात अमित शाह वहां पर कर रहे हैं। अगर आपको किसी को न्याय देना है तो आप पहले गडकरी को न्याय दीजिए, वो तो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। अगर आज बीजेपी में मोदी जी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनने के काबिल है तो वो नितिन गडकरी है, शायद उनसे ज्यादा काबिल हो सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो वो मोदी से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाए। इस तरह का एक सेंस बीजेपी के और आरएसएस के बहुत बड़े तबके में है। तो आप पहले अपने घर में जो है उसको देखिए। आप तमिलनाडु में जाकर लोगों को ये कहते हैं कि हमने सेंगोल वहां पर बिठा दिया, आप 22 एमपी भेजिए और आपका हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और पुराने इतिहास का आप एक उदाहरण देते किस तरह से कामराज और मूपनार को बनने नहीं दिया। तो ये जो सारी बातें लोगों को इसका जो झूठापन है लोगों को समझता नहीं है। ऐसा अगर आप समझते हैं तो आप इस मुगालते में मत रहिए। लोग सब समझते हैं आपका खेल। और ये सारा डिस्परेशन है, क्योंकि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह की बात खुद ऑर्गेनाइजर ने कही है, तो ये अभी सेंस प्रिवेल कर रहा है बीजेपी के अंदर कि 2024 का इलेक्शन बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए इस तरह के पैतरे अभी अपनाने पर बीजेपी तुली हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो पहले से ही बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड रहे हैं। वो इस बात से पहले से ही बहुत खफा है कि उनको इंडिया के पॉलिटिक्स में जो नॉर्थ इंडियन डोमिनेशन है उसके चलते उनको न्याय नहीं मिला है। इस तरह का एक सेंस तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, साउथ में। तो वो वहां पर अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी जो बहुत ही प्रिडोमिनेंटली नॉर्थ इंडियन पार्टी है, कांग्रेस का तो ऑल इंडिया प्रेजेंस था, कांग्रेस को तो ऑल इंडिया एक्सेप्टेंस था। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में हारी थी तो साउथ से, कर्नाटक से वगैरह कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। तो इतना ऑल इंडिया प्रेजेंस जिस पार्टी का हमेशा ही रहा है, वो अगर उसके बारे में अगर तमिलनाडु का ग्रीवांस हो सकता है तो बीजेपी तो पूरी तरह से नॉर्थ इंडियन पार्टी है, तो उसके बारे में तो बहुत स्ट्रांग ग्रीवांस होगा। आपको अगर लगता है कि एक सेंगोल वहां प्रस्थापित कर देने से वो ग्रीवांस खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को उल्लू समझते हैं, तो ये कतई नहीं होने वाला। और ये जो पैतरा है ये फेल होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आने वाले 10 महीने में बीजेपी क्या करती है, मोदी और शाह का जो दिमाग है वो बहुत उपजाऊ है, उसमें से बहुत सारी कल्पनाएं निकलती है, बहुत सारी आइडियाज वो निकालते हैं, बहुत सारे पैतरे उनके पास रहते हैं। क्या पैतरे अपनाते हैं हमें पता नहीं, लेकिन आज तो तमिलनाडु उनके बहकावे में आएगा। इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी,
सर आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु से वो तमिलनाडु ये मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए पहुंच गया। सर वो माइल्स में छोड़िए, नॉटिकल माइल्स में भी धन्यवाद देने जाना पड़े तो जाना चाहिए। उसकी एक वजह है सर, अगर काम जो है वो बताए नहीं जाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर काम हमने किया और हमने बताया नहीं तो कैसे लोग जान पाएंगे सर कि हमने कोई काम किया है? तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे तो वो काम बताने हैं जो काम किए ही नहीं जाते हैं, तो फिर सर जाना तो पड़ेगा ही ना, वो चाहे 2500 नॉटिकल माइल जाना पड़ जाए, वो इशू नहीं है। सर इसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जब कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी की बात हुई थी सर, एक बड़े बड़े इवेंट हुए थे, और वो इवेंट जो हुए थे वो करोड़ों रुपए खर्च करके इवेंट किए जाते थे, और किसानों का जो कर्ज होता था वो माफ होता था 1 रुपए चंद पैसे। उस किसान को सर्टिफिकेट जो दिया जाता था, उस सर्टिफिकेट की कॉस्ट हजारों में आती होगी, अगर उसकी सूचना आप निकाल करके देख लेंगे। और उस 1 रुपए चंद पैसे की कर्ज माफी के लिए जो स्टेज लगता था, जो खर्च होता था, वो करोड़ों में होता था सर। तो ये वो दल है, इनके वो कॉन्सेप्ट चलते हैं। शिवाजी रायवाल से बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी एक बात मैं ऐड कर दूं। देखिए, जी सर, जब से मोदी सरकार देश में है, प्रस्थापित है 2014 से, जो कर्जा सरकार पर, देश पर जो कर्जा बढ़ा है वो तिगुना बढ़ा है। और आप इस तरह के इवेंट्स जो आप बता रहे हैं, ये इवेंट्स जो है, हर प्रोग्राम, अगर हर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो उसके ऊपर जो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, तो इस तरह की इवेंट बाजी के लिए ये सारा पैसा जो है कर्जा लेकर खर्च होता है। और जो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी इतना बढ़ा है अभी। तो ये पैसे का जो दुरुपयोग है वो अपनी प्रोपेगेंडा के लिए पब्लिक मनी को खर्च करके देश के ऊपर कर्जा बढ़ा रहा है, ये भी बात खुलकर सामने आ रही है। तो ये सारी बातें लोगों के समझ में आती है, और लोग इसका सही जवाब सही वक्त पर बीजेपी को देगी, ऐसा मुझे लगता है। जी विवेक देशपांडे सर, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जैसा अभी शिवाजी राय साहब भी कह रहे थे, विपक्षी एकता का जो अभी 23 तारीख को उसकी एक बैठक होने जा रही है, उसके पहले अमित शाह का इस तरीके का बयान आना, क्या आपको ऐसा लगता है, या क्या इस तरीके का मैसेज जो विपक्षी एकता को लेकर के हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, क्या उस तरीके का सकारात्मक मैसेज लोगों के बीच में भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके का बयान अमित शाह को देना पड़ा कि नरेंद्र मोदी की जगह पर अब तमिल से किसी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जाए? दूसरा, जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी जो कवायद की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिसका बिल्कुल टेम्पो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए ये बयान दिया जाए? बीजेपी को मददगार साबित हो सकता है। विपक्षी एकता का अगर विचार किया जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये इस तरह का कोई एक इस तरह की कोई एक चाल किस तरह से बीजेपी को मदद कर सकती है, किस तरह से बीजेपी की फॉर्चून्स को उभार सकती है, मुझे पता नहीं। लेकिन ये बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से चाणक्य नीति नहीं है। इतना मैं, जितना मेरा एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैं समझ सकता हूँ। जहाँ से आपका अभी फिलहाल एक ही एमपी है, वहाँ से अगर 22 भी एमपी आ जाते हैं तो वहाँ से आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा। ये सिर्फ एक जुमला है, जो जुमलेबाजी में मोदी जी और अमित शाह, इनका तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो ये केवल एक जुमला है, मैं इसको बहुत ही सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता। और ये सिर्फ जैसे हम छोटे बच्चों को जैसे चॉकलेट देकर मना लेते हैं, किस तरह से उनको लुभा लेते हैं, इस तरह की कोशिश है। मतलब वो तमिलनाडु की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये सीरियस भी प्रपोजल है, मानिए सीरियस तो बिल्कुल है नहीं है, ये तो मैंने जैसे कहा ये पैतरा है, बिल्कुल इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। और कोई चांस ही नहीं है कि 2024 में मोदी जी के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बने, कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर कोई सीरियसली इस तरह से प्रपोजल भी बीजेपी तरफ से आता है तो फिर जैसे कि मुझसे पहले जिन्होंने बात की सबने कहा, बाकी जो बीजेपी के यूनिट्स है वहाँ पर भी हलचल मचेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ है, वो इतनी सारी सीटें उन्होंने अगर बीजेपी को दी है, तो वो तमिलनाडु से किसी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करेंगे, इसका कोई चांस नहीं। जैसे मैंने गडकरी की बात की, महाराष्ट्र नंबर 2 का स्टेट है, वहाँ ऑलरेडी आपकी स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर
अगर आप ये कहते हैं कि हम गडकरी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो महाराष्ट्र में आज आपका पलड़ा भारी हो सकता है, आज भी ये हो सकता है। लेकिन आप बिल्कुल गडकरी को तो चाहते ही नहीं है, आप तो पहले से ही उनको दूर करके रखा है। तो अगर कुछ किसी का क्लेम बनता है सीटों की संख्या के दृष्टि से और एक ऑल इंडिया एक्सेप्टेंस की दृष्टि से, पूरे देश में अगर किसी को एक्सेप्टेंस बीजेपी में है तो वो मोदी जी को है, शाह को भी नहीं है, वो गडकरी को है मोदी जी के बाद, और कौन है? आदित्यनाथ को है। भले ही सीटें 70 हो, 72 हो, 80 हो, लेकिन ऑल इंडिया एक्सेप्टेंस किसको है? अगर आप आदित्यनाथ और गडकरी की, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ इसलिए मैं गडकरी की पैरवी कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं फैक्ट पे अपनी बात कर रहा हूँ। फैक्ट ये है कि आज गडकरी जो सिर्फ वो सारे देश में पॉपुलर नहीं है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पॉपुलर है, वो अपोजिशन में भी पॉपुलर है। तो हर लिहाज से बीजेपी में आज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल चेहरा मोदी जी के बाद, हो सकता है शायद मोदी जी से भी ज्यादा। आज हमने उसका कुछ सर्वे नहीं लिया है, अगर आज सर्वे लिया जाए बीजेपी के अंदर पूरे देश में कि आप मोदी और गडकरी के बीच में किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे, तो पता नहीं, ये हो सकता है कि गडकरी जी बहुत करीब आ जाए मोदी जी के, ये भी हो सकता है। तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनाना, इसके जो क्राइटेरिया है उसमें उनकी ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी, उनका जो डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी है एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो उनका काम, और वो कितना पार्टी के लिए एसेट है, ये सारी बातें उसमें आती है। केवल किसी एक स्टेट से 70 MP आते हैं इसलिए वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तमिलनाडु से भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इस लिहाज से बन सकता है कि पिछले 70 सालों में, 75 सालों में इस देश में साउथ इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। इस लिहाज से, मतलब बना है जो भी बना है, लेकिन वो एक फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, वो एक दूसरा कुछ पॉसिबल नहीं था इसलिए वो बन गए देवे गौड़ा। एक क्या कहते हैं उसको, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर बनना, ये एक पूरे सम्मान के साथ प्राइम मिनिस्टर बनने का जो मौका है साउथ इंडिया को कभी भी नहीं मिला। तो उस लिहाज से भी साउथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां से कितनी सीटें आती है। तो एक सामाजिक न्याय की जो, एक पॉलिटिकल जस्टिस की जो एक संकल्पना है, उसके चलते साउथ इंडिया से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इस बात का भी कॉम्पेंसेशन साउथ इंडिया को मिल सकता है कि अगर कल जाकर डिलिमिटेशन होता है तो डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर डिलिमिटेशन होता है तो पार्लियामेंट में नॉर्थ इंडिया से सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और साउथ इंडिया की सीटें जो है वो उस अनुपात में बहुत कम हो जाएगी। तो उसका कॉम्पेंसेशन करके भी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बहुत सारे मापदंड हम अपना सकते हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ एक कोई च्युइंगम दे रहे हैं किसी एक ऐसे स्टेट को जो एक बहुत ही एनलाइटन्ड स्टेट है, जहाँ पर सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की मूवमेंट कई साल चली है और जो बहुत अवेयर है, बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है और जो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग है पॉलिटिकली, ऐसे स्टेट में जाकर आप उनको उल्लू बनाने का अगर काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो कतई सफल नहीं होगी। वो समझते हैं कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। तो पहले आप जिनको न्याय देने की जरूरत है उनको दीजिए। आप पहले गडकरी जी को न्याय दीजिए ना, उनको आपने जो दरकिनार किया है आप उनको न्याय दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो अगर आपने तमिलनाडु से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की तो महाराष्ट्र का बीजेपी जो है वो कहेगा कि अरे क्या बात है, ये कैसे हो सकता है। अगर हमारे स्टेट में इतना बड़ा उस पद का दावेदार है तो आप तमिलनाडु से कैसे किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश से उसी तरह की आवाज उठेगी, हो सकता है गुजरात के तो प्रधानमंत्री है ही, लेकिन ये दो स्टेट से तो आवाज उठ ही सकती है। तो बीजेपी में अंदर ही इससे एक झगड़ा पैदा हो सकता है और ये तथाकथित जो चाणक्य नीति है बीजेपी के लिए इंटरनली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सीरियसनेस है, ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाने का जो काम है जो बीजेपी मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी करते आ रही है, उसी का एक ये एक रूप है ऐसा मुझे लगता है। और इसको बहुत तमिलनाडु की जनता सीरियसली नहीं लेगी। आरपी